हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सारे अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए एसएससी सीरीज़। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम कवर करेंगे आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, उन सबको। तो अगर आप किसी भी एसएससी एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल CGL हो गया, MTS हो गया, CPO, CHSL, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम यहाँ पे टॉप 50 जीके क्वेश्चंस के साथ जो है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताने वाले हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है फ्रेंड्स, पूरे वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। हमने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिएगा। तो ये इसका सेट 1 है, ये सीरीज़ आपके लिए चलने वाली है। तो आपको जो है चैनल को बस जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है इस इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, राइट। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, कंसाले इज़ अ डांस फॉर्म ट्रेडिशनल टू द स्टेट ऑफ। आपको बताना है कि कंसाले ये किस राज्य का एक पारंपरिक नृत्य रूप है। तो यहाँ पे बात करें कंसाले फ्रेंड्स, ये कर्नाटका का यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखिए। कंसाले इज़ अ डांस फॉर्म ट्रेडिशनल टू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका का ये डांस फॉर्म है। और देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका में ना यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ डांस देखे जाते हैं। कौन कौन से देखिए, सन्नाटास, परिजाता, दोडाटास, यक्षगान और दसरता। तो ये 5 टाइप के डांस फॉर्म्स हैं जो देखे जाते हैं कर्नाटका में। तो इनमें से आपको फ्रेंड्स ये जो यक्षगान है ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में ना काफ़ी बार रिपीट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यक्षगान आप याद रखिए, ये एक डांस फॉर्म है कर्नाटका का। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप डिफरेंट स्टेट्स देख रहे हैं इनकी बात कर लें, तो पहले बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात से फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गरबा यहाँ का डांस फॉर्म है, राइट। गरबा हो गया, डांडिया, इसके अलावा रास, टिप्पणी, ठीक है, ये सारे डांस फॉर्म कहाँ से हैं, ये सब कहाँ पे हैं, गुजरात के। इसके अलावा और भी हैं, भवाई, ये भी यहाँ का ही डांस फॉर्म है। तो ये आप देख सकते हैं गुजरात के सारे डांस फॉर्म्स। इसके अलावा गोवा की बात करें तो गोवा से आता है कोली, इसके अलावा फुगड़ी होता है डांस फॉर्म गोवा का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे समाई। तो ये सारे कुछ ऐसे डांस फॉर्म्स हैं जो एग्जाम्स में आपको काफ़ी बार देखने को मिलेंगे। शिगमो, ये भी यहीं का डांस फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे असम की। तो असम से आप देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है बिहू, ठीक है। बिहू के अलावा यहाँ पे आता है बिछुआ, बिछुआ, नट पूजा, ये सारे यहाँ से डांस फॉर्म्स हैं। एक और काली गोपाल, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी देखा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और है जो कि है नागा डांस, ठीक है। तो ये सब कुछ डांस फॉर्म्स जो हैं ये असम से एसोसिएटेड हैं। तो आपको ये जो स्टेट वाइज मैंने बताए हैं सारे डांस फॉर्म्स को अच्छे से याद रखना है। कर्नाटका के और भी अगर आपको जानने हैं तो देखिए फ्रेंड्स, कर्नाटका से यक्षगान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से हुत्तारी एक डांस फॉर्म है, सुग्गी है और करगा है, ठीक है। तो ये सब कुछ कर्नाटका से एसोसिएटेड है। तो आई होप आपको ये सारे डांस फॉर्म्स क्लियर हैं फ्रेंड्स। आगे आने वाले वीडियोज़ में ना हम आपको हर एक स्टेट का जो डांस फॉर्म्स है वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको इस सीरीज़ को जो है कंटिन्यूसली देखना है। हम हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए आपका अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फाइनेंस कमीशन इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है कि वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन की जो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है ये की गई है अंडर आर्टिकल 280। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो सबसे पहले देखिए जो अभी हमारा 16th फाइनेंस कमीशन है, इसके चेयरमैन कौन है, ये हैं डॉक्टर अरविंद पनागड़िया, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्स में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बात करें फाइनेंस कमीशन है क्या। द फाइनेंस कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ एलोकेशन ऑफ सर्टेन रेवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फाइनेंस कमीशन क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। ये करता है काम कि जो भी मनी एलोकेशन है, राइट, रेवेन्यू एलोकेशन है स्टेट और यूनियन यानी कि सेंटर के बीच में, उसको यहाँ पे देखने का काम करता है फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द इंडियन प्रेसिडेंट। ध्यान रखिए आर्टिकल 280 में इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे कब इसको फॉर्म किया गया, आर्टिकल 280 में इसको इंक्लूड किया गया है और इसको फॉर्म किया गया था 1951 में। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं फाइनेंस कमीशन से, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, देखिए साइंस या फिर केमिस्ट्री से आप कह सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर एज अ। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पीने के पानी में किस रूप में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर काम करता है फ्रेंड्स एज अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है।
देखिए क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर इन द ट्रीटमेंट प्रोसेस. द क्लोरीन रिलीज्ड बाय द ब्लीचिंग पाउडर kills pathogens. The residual effect of the chlorine protects water from getting infected with pathogens. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो क्लोरीन यहाँ पे रिलीज़ होता है, देखिए सबसे पहले इसका जो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो कह सकते हैं आप, वो है CaOCl2. ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है. तो इसमें से जो क्लोरीन यहाँ पे रिलीज़ होता है फ्रेंड्स, ये क्या करता है, जो भी उसमें बैक्टीरिया या फिर जो भी पैथोजेंस हैं उसको यहाँ पे वो किल करता है और पानी को साफ़ करता है. और इसके साथ फ्रेंड्स जो ये क्लोरीन है ये नेक्स्ट जो पैथोजेंस आते हैं, जो भी बैक्टीरिया इसमें फॉर्म होती है उसको फॉर्म होने से रोकता है. तो ये काम होता है ब्लीचिंग पाउडर का, इसीलिए इसको ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ किया जाता है. ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका केमिकल नेम है, फॉर्मूला है CaOCl2. एग्जाम्स में क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे कुछ और केमिकल नेम्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो देखिए फ्रेंड्स, ड्राई आइस जिसका केमिकल नेम देखिए क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये आप जानते ही हैं. नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ मैं आपको बता दूँ, देख सकते हैं स्लेक्ड लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कॉस्टिक सोडा. नेक्स्ट बात करेंगे एप्सॉम, क्विकलाइन. नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, मार्श गैस. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, मैग्नीशिया. ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, पूरे आपको याद करने हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं. देखिए स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है और फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अभी हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट कॉस्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH इसका केमिकल फॉर्मूला है. एप्सॉम देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, ये है MgSO4.7H2O. नेक्स्ट बात करें यहाँ पे क्विकलाइन, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaO. नेक्स्ट देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम सल्फेट इसका केमिकल नेम है, CaSO4.5H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है. जिप्सम देख लीजिए फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट है, यहाँ पे ये H2O देखा आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यहाँ पे क्या होता है, ये 2H2O होता है. तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम है इसमें हाफ और यहाँ पे 2 आता है, ये आप ध्यान रखिए. तो आप इस तरीके से उसको ईजिली याद रख सकते हैं. नेक्स्ट देखिए ग्रीन विट्रॉल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेरस सल्फेट इसका केमिकल नेम है, FeSO4.7H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है. ब्लू विट्रॉल क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4.5H2O इसका केमिकल फॉर्मूला है. मार्श गैस फ्रेंड्स मीथेन को कहा जाता है, CH4 इसका केमिकल फॉर्मूला है. बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा ये तीनों तो डेफिनेटली अच्छे से याद रखना है. तो बेकिंग पाउडर को यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं और इसका फॉर्मूला है NaHCO3. इसके अलावा वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3.10H2O. मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि है MgO. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल नेम्स और केमिकल फार्मूलाज मैंने आपको बताए हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द डांस ड्रामा ख्याल बिलोंग. तो नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है. तो ख्याल की बात करें फ्रेंड्स तो ये राजस्थान से एसोसिएटेड है. ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा. देखिए ख्याल डांस इज़ परफॉर्म्ड बाय द भवाई ट्राइब ऑफ राजस्थान. तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ख्याल डांस जो कि राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है ये वहाँ की कौन सी ट्राइब परफॉर्म करती है. ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखे जाते हैं. तो फ्रेंड्स वहाँ की जो भवाई ट्राइब है ये इसको परफॉर्म करती है. इसके अलावा राजस्थान के कुछ और डांसेस की बात करें तो घूमर हो गया, कलबेलिया, भवाई, कठपुतली. नेक्स्ट देखिए कच्छी, गोड़ी, गैर, चारी, छांग. तो ये सारे जो हैं डांस फॉर्म्स हैं राजस्थान के. ठीक है, गुजरात के यहाँ पे डांस फॉर्म्स मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताए थे, तो आपको जो है कमेंट करके बताना है यहाँ पे गुजरात के 2-3 डांस फॉर्म्स को. मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स. तो मध्य प्रदेश से मोस्ट फेमस आ जाता है यहाँ पे जवारा, जो कि काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है. जवारा हो गया, मटकी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खड़ा नाच, ये यहाँ का डांस फॉर्म है. गिरिदा. तो ये कुछ डांस फॉर्म्स जो हैं मध्य प्रदेश में देखे जाते हैं. पंजाब से फ्रेंड्स आप जानते हैं भांगड़ा देखा जाता है. ठीक है, गिद्दा, भांगड़ा, गिद्दा, दाफ, दमन. तो ये सारे जो हैं डांस फॉर्म्स हैं कहाँ पे, पंजाब के. आई होप आपको ये क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे. द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई. तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया है बताना है आपको. राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, कुमारगुप्त. ठीक है, तो कुमारगुप्त के द्वारा जो है यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी को फॉर्म किया गया है. ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा. तो इन्होंने जो है 5th सेंचुरी में जो है इसे फाउंड किया था. ठीक है, 5th सेंचुरी में. और इसके अलावा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किसने किया था,
तो फ्रेंड्स इसको रिवाइव किया गया था धर्मपाल के द्वारा, ठीक है। तो पाला डायनेस्टी के थे धर्मपाला जिन्होंने इसे रिवाइव किया था, और धर्मपाल ने फ्रेंड्स विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जा रहा है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की है, तो इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई है। और धर्मपाल फ्रेंड्स ये यहाँ पे बुद्धिज़्म के फॉलोअर भी थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली यहाँ पे किस वर्ष में भारत की राजधानी बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911। फ्रेंड्स 1911 में दिल्ली इंडिया का कैपिटल बना है। इससे पहले इंडिया का कैपिटल क्या था? कोलकाता इंडिया का कैपिटल था, ठीक है। तो यहाँ पे दिल्ली का एज अ कैपिटल फाउंडेशन या फिर फॉर्मेशन किसने किया है? ये उस टाइम के एम्परर थे, एम्परर जॉर्ज 5, ठीक है, उनके द्वारा इसका फॉर्मेशन या फिर फाउंडेशन किया गया है, एम्परर जॉर्ज। ओके, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट याद रखें। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली से पहले यहाँ पे इंडिया का कैपिटल जो है कोलकाता था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि 1911 से पहले इंडिया का कैपिटल क्या था, तो कोलकाता था, और 1911 के बाद जो है दिल्ली यहाँ पे इंडिया का कैपिटल बना है। अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज़ यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो इनमें से जो भी ऑप्शंस गिवन है आपको बताना है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए इनमें से किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब क्यों यूज़ किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यूरेनियम ये प्राइमरी फ्यूल होता है यूज़ जिसको किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। क्यों? इट अंडरगोज फ्यूजन रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें यहाँ पे फ्यूजन का प्रोसेस होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होता है जिससे कि काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके अलावा और कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिसको न्यूक्लियर पावर जनरेशन में यूज़ किया जाता है? देखिए सोडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, ये कुछ ऐसे यहाँ पे मेटल्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं जिनको न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जनरेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो स्पेशली स्पेस के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, बाय होम इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड। तो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, इनका चुनाव कौन करते हैं? तो फ्रेंड्स इनका जो यहाँ पे इलेक्शन है ये किया जाता है बाय द ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो जो भी लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, राइट। तो अभी फ़िलहाल में हमारे यहाँ पे जो 18th लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो अभी रिसेंटली यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस। यहाँ पे 18th लोकसभा का फॉर्मेशन हुआ फ्रेंड्स, और यहाँ पे स्पीकर ऑफ द लोकसभा बन गए हैं ओम बिरला। तो देखिए जब जैसे इलेक्शन होता है उसके बाद कुछ दिन तक यहाँ पे एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। जब तक कि जो न्यू स्पीकर हैं ये अपॉइंट नहीं होते तब तक के लिए प्रोटेम स्पीकर यहाँ पे अपॉइंट होते हैं। इसके बाद जब न्यू स्पीकर आ जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर का काम जो है वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्रेंड्स इस साल जो है यहाँ पे इलेक्शंस हुए तो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था भर्तृहरि मेहताब को। तो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब थे और स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो हैं ये हैं ओम बिरला। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज़ नोन एज अर्थ्स ट्विन। तो यहाँ पे किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है? फ्रेंड्स अर्थ्स ट्विन इसके नाम से जाना जाता है वीनस को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए वीनस इज समटाइम्स कॉल्ड अर्थ्स ट्विन बिकॉज वीनस एंड अर्थ आर ऑलमोस्ट द सेम साइज, हैव अबाउट द सेम मास एंड हैव वेरी सिमिलर कॉम्पोजिशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स अर्थ और वीनस है इसका जो साइज़ है या फिर मास है और जो कॉम्पोजिशन है ये ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। और ये हमारा यहाँ पे नेबरिंग प्लैनेट भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो भारत का नेपोलियन इनमें से किसे कहा जाता था? तो नेपोलियन यहाँ पे कहा जाता था समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए जो है फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने कब से कब तक रूल किया है? इन्होंने 335 AD से लेकर के 380 AD तक यहाँ पे रूल किया है। फ्रेंड्स ये ग्रेटेस्ट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। किस डायनेस्टी से थे ये? गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा। तो इन्हें जो है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इनको यहाँ पे ये नेपोलियन या फिर इंडियन नेपोलियन का नाम किसने दिया था? ये नाम इनको दिया गया था V.A. स्मिथ के द्वारा। ओके, तो ये याद रखिए आप यहाँ पे। साथ में फ्रेंड्स इंडियन नेपोलियन के अलावा इनके कुछ और नाम थे वो भी देख लीजिए, जैसे कि कविराज परम भागवत, ठीक है, ये इनका नाम था। नेक्स्ट यहाँ पे इनका नाम अश्वमेध पराक्रमा भी था। तो इस टाइप के कुछ नेम्स जो हैं इन्हें दिए गए थे, ठीक है। इनके बारे में देखिए, समुद्रगुप्त वॉज द रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर इन द एंशिएंट इंडिया, द सन ऑफ एम्परर गुप्ता चंद्रगुप्त वन एंड प्रिंसेस कुमार देवी ऑफ लिच्छावी। तो लिच्छावी की कुमार देवी और चंद्रगुप्त वन के बेटे थे समुद्रगुप्त और ये रूलर थे
गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कुमार गुप्त, इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किया है, स्थापना की है। तो मैंने इसके अलावा आपको यहाँ पे बताया चंद्रगुप्त के बारे में। देखिए चंद्रगुप्त 1 के बेटे थे समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त के बेटे कौन थे, ये थे चंद्रगुप्त 2, राइट। तो यानी कि चंद्रगुप्त 2 जो है यहाँ पे ग्रैंडसन हुए चंद्रगुप्त 1 के। ओके, अगला क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स एट अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? देखिए अमरकंटक फ्रेंड्स ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ से निकलने वाली जो नदी है ये है नर्मदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिए नर्मदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्ट अमरकंटक प्लेटू एंड इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन इंडिया। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो आपको जो मेजरली नाम याद रखने हैं वो है नर्मदा एंड तापी, ठीक है। यानी कि ये इस तरीके से फ्लो करते हैं, इस तरफ, ठीक है, वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। तो नर्मदा एंड तापी जो है एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और जो नर्मदा है ये यहाँ पे लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारे इंडिया का, जो कि कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, अमरकंटक प्लेटो में इसका ओरिजिनेशन होता है। इसके अलावा आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि जो सरदार सरोवर डैम है फ्रेंड्स, ये भी इस नर्मदा रिवर के ऊपर ही बना हुआ है, राइट। तो आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाया जाता है जून 5 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में डिस्कस करें तो लेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड हेल्ड एनुअली ऑन 5 जून सिंस 1973, World Environment Day is the largest global platform for environmental public outreach and is celebrated by millions of people across the world. तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 5 जून को। और ये कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? 1973 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और फ्रेंड्स इसको अक्रॉस द वर्ल्ड जो है सेलिब्रेट किया जाता है। साथ में आपको करंट अफेयर से इस क्वेश्चन से जो याद रखने की बात है कि 2024 में थीम क्या था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का? तो 2024 में फ्रेंड्स थीम था लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, ठीक है। थीम आपको याद रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्लानिंग कमीशन के यहाँ पे पहले चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन को जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश कब किया गया? 1950 में। जो प्लानिंग कमेटी थी इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? 1938 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। इसको सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है यहाँ पे फॉर्म किया गया था। बट इसके जो चेयरमैन थे ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, राइट। और 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। ध्यान रखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 2015 में जो है ना प्लानिंग कमीशन को हटा करके यहाँ पे नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नीति आयोग जो है अब न्यू जो प्लानिंग कमीशन का वर्क था ये नीति आयोग करती है। प्लानिंग कमीशन क्या करता था? जो 5 ईयर प्लान्स हैं जो आप पढ़ते हैं 5 ईयर प्लान्स, इसका जो फॉर्मेशन है ये प्लानिंग कमीशन ही करती थी। तो इसको अभी हटा करके नीति आयोग को यहाँ पे फॉर्म किया गया है। नीति आयोग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आपको मैं यहाँ पे फुल फॉर्म बता दूँ नीति आयोग में। तो देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एग्जाम में जो उसका फुल फॉर्म है ये डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ मैंने आपको जैसे बताया कि जो प्लानिंग कमीशन है ये 5 ईयर प्लान्स को फॉर्म करता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हैं। ये एग्जाम में काफ़ी रिपीट होते हैं। जो फर्स्ट और सेकंड है ये काफ़ी एग्जाम्स में देखा जाता है। देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये 1951 से 1956 में यहाँ पे फॉर्म किया गया था। जैसे मैंने आपको बताया 1950 में जो है प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका प्राइमरी फोकस एग्रीकल्चर था। तो पहला जो 5 ईयर प्लान था ये एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस्ड था। सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम महालनोबिस मॉडल भी कहते हैं। तो ये 1956 से 61 के बीच में हुआ और यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की गई। थर्ड 5 ईयर प्लान में यहाँ पे देखिए सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड और इकोनॉमी की बात की गई, 61 से 66 के बीच में हुआ था। फोर्थ 5 ईयर प्लान में सेल्फ रिलायंस सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात की गई। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में यहाँ पे फ्रेंड्स रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात की गई है। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ की बात की गई। सेवन्थ 5 ईयर प्लान में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई। एट्थ में फ्रेंड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइन्थ 5 ईयर प्लान में रूरल डेवलपमेंट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की बात की गई। 10th 5 ईयर प्लान में इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 11th 5 ईयर प्लान में ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल की बात की गई और 12th 5 ईयर प्लान में फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है।
तो ये सारे 12 5 ईयर प्लान्स थे। तो आपको ये सब कुछ अच्छे से फ्रेंड्स याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच ईयर। तो यहाँ पे प्रथम आम चुनाव जो जनरल इलेक्शंस है ये कब हुआ था? ये हुआ था फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। तो पहला जनरल इलेक्शंस फ्रेंड्स ये हुआ था 25 अक्टूबर 1951 में, ठीक है। और ये कब तक चला था? ये 21 फेब 1952 तक चला था। और यहाँ पे विन किसने किया था? यहाँ पे जीत हुई थी फ्रेंड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्शंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता था। इसके अलावा उस टाइम पे पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो हमारे थे ये थे सुकुमार सेन, ठीक है। और अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? ये हैं राजीव कुमार। प्रेजेंट में राजीव कुमार जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है फ्रेंड्स कि पहले ऐसे कौन थे जिन्होंने यहाँ पे अपना वोट को कास्ट किया था? तो श्याम सरन नेगी, ठीक है, श्याम सरन नेगी। ये हिमाचल प्रदेश के एक टीचर थे जिन्होंने अपना जो है पहले ऐसे ये थे इंडियन जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया था जनरल इलेक्शन से, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में, ठीक है। तो श्याम सरन नेगी, ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन का जो स्राव है ये कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है इसके लिए? तो इंसुलिन का जो सेक्रेशन है ये होता है पेनक्रियाज में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पेनक्रियाज के बारे में बात करें तो इट इज़ अ ग्लैंड विच सेक्रीट्स द इंसुलिन हार्मोन। पेनक्रियाज सेक्रीट्स इंसुलिन हार्मोन एंड ग्लूकोजन टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल्स ऑफ द बॉडी ऑल थ्रू द डे। तो यहाँ पे पेनक्रियाज जो है ये सेक्रीट करता है इंसुलिन को और ग्लूकोजन को, ताकि जो ब्लड शुगर लेवल्स है हमारे बॉडी की वो कंट्रोल हो सकें। पिक्चर में आप देख सकते हैं ये इसका लोकेशन, पेनक्रियाज यहाँ पे आता है, लोकेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, स्पेस के जो वर्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे कौन सा यहाँ पे मेटल या फिर एलिमेंट यूज़ किया जाता है? यूरेनियम को यूज़ किया जाता है। अब आपको बताना है कि कौन सी इनमें से कंट्री है जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है यूरेनियम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो यहाँ पे देखिए राइट आंसर है ये हो जाएगा कनाडा। कनाडा में जो है सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है। Canada is the leading producer of uranium in the world, mainly from the deposits situated in Saskatchewan. Australia has the largest reserve of uranium, followed by South Africa and Nigeria. तो जो रिजर्व है ये किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास लार्जेस्ट रिजर्व है यूरेनियम का, सेकेंड में आता है साउथ अफ्रीका और थर्ड में आता है नाइजीरिया। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया इज़ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, एलुमिना, रुटाइल एंड टैंटेलम। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या लीडिंग प्रोड्यूसर है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया जो है बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है, एलुमिना, रुटाइल और टैंटेलम का। नेक्स्ट, आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाई। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय दयानंद सरस्वती इन 1875। द ऑर्गेनाइजेशन वॉइस्ड फॉर कॉजेज लाइक विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन फॉर गर्ल चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आर्य समाज, इसका फॉर्मेशन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया 1875 में। और इसका मेन फोकस क्या था? इनका मेन फोकस हुआ करता था फ्रेंड्स विडो रीमैरिज और इसके अलावा जो भी एजुकेशन होता है गर्ल चाइल्ड का, इससे रिलेटेड ये यहाँ पे बात करते थे। और फ्रेंड्स लाला लाजपत राय ये भी यहाँ पे आर्य समाज के मेंबर थे। नेक्स्ट रहेगा, विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो कौन सा गवर्नर जनरल हड़प नीति के से संबंधित था? तो इनमें से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से जो एसोसिएटेड है वो हैं लॉर्ड डलहौसी। देखिए लॉर्ड डलहौसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1848 टू 1856, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं लॉर्ड डलहौसी। कब से कब तक? 1848 से 1856 तक। इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1812 में। ही इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी विच टर्नड आउट टू बी वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है इसकी जो इंट्रोडक्शन है ये लॉर्ड डलहौसी के द्वारा की गई थी और ये एक मेन कारण था रिवोल्ट ऑफ 1857 होने का, राइट। आपका अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फ्रेंड्स यहाँ पे कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये थी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए एनी बेसेंट वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। शी प्रिसाइडेड ओवर द 1917 कैलकाटा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रही हैं एनी बेसेंट। इन्होंने प्रिसाइड किया था 1917 का जो कैलकाटा सेशन था उसको। इसके अलावा फ्रेंड्स एनी बेसेंट को एनी वुड नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने यहाँ पे ना होम रूल मूवमेंट जो है, होम रूल मूवमेंट है ना, इसको स्टार्ट किया था किसके साथ?
लोकमान्य तिलक के साथ। ठीक है, लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने मिलके जो है यहाँ पे होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट रहेगा हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे कहे जाते हैं एडम स्मिथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, एडम स्मिथ इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ हिज थ्योरीज ऑन कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट्स एंड सप्लाई एंड डिमांड। तो इन सारी थ्योरीज की वजह से इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज़ द हाइएस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, यानी कि सबसे अधिक विद्युत सुचालक है। राइट, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है फ्रेंड्स, सिल्वर, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिल्वर जो होता है ना, ये यहाँ पे हाईएस्ट कंडक्टिविटी रखता है, इलेक्ट्रिसिटी को काफ़ी इजीली ये कंडक्ट करता है। देखिए, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स अ हायर नंबर ऑफ मूवेबल एटम्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स राइट आंसर है। इसके अलावा बात करें कि सिल्वर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है और इसका जो केमिकल यहाँ पे आप कह सकते हैं नेम, ये Ag होता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आप याद रखें। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए, हु रोड द बुक इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है फ्रेंड्स? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इस बुक को जो है ना लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथ में बात करें जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सी बुक लिखी है, तो इनके द्वारा लिखा गया है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। साथ में बात करें फ्रेंड्स कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स, तो देखिए एक बुक होती है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, इस बुक को लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट एक और बुक है जो कि है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसको किसने लिखा है? इस बुक को लिखा गया है फ्रेंड्स एस राधाकृष्णन जी के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। यह है www.ravibookspdf.com। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करके इनमें से कोई भी ई-बुक को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जो है मई का जो करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स, इसका PDF मिल जाएगा जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आपको 550 प्लस वन लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। हमने टॉपिक वाइज हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया है। साथ में अगर आपको लास्ट 5 मंथ्स का जो कंपाइलेशन होता है करंट अफेयर्स का, ये चाहिए तो ये भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पे आपको जनवरी टू मई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा ईयरली PDF भी यहाँ पे फ्रेंड्स आपके लिए लॉन्च की गई है। यहाँ पे आपको 2023 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो देखिए, जो SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे जो प्रीवियस ईयर होता है वहाँ से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी देखे जाते हैं। तो आपके लिए ये PDF जो है ना, आपके SSC एग्ज़ाम्स के लिए और भी बेनिफिशियल होने वाली है। तो इस PDF को भी आप हमारे वेबसाइट को जाके यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पे वापस आएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए? तो मिनिमम यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैक्सिमम जो गैप हो सकता है 2 सेशंस के बीच में, ये होता है 6 मंथ्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, इन विच ईयर बंगाल वॉज रीयूनाइटेड। तो बंगाल का पुनः एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? फ्रेंड्स, बंगाल को यहाँ पे रीयूनाइट किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रीयूनाइट की बात की जा रही है। एक्चुअल में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कब था? तो देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है ना, ये हुआ था 1905 में। ओके, और इस टाइम पे वाइस रॉय कौन थे? तो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे जब ये यहाँ पे रूल कर रहे थे, उस टाइम पे जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। फिर लेटर ऑन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1911 में ये रीयूनाइट हो गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है 1905 में जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है और रीयूनाइट हुआ है 1911 में। तो इस पार्टीशन में क्या हुआ था? यहाँ पे बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में दो पार्ट में जो है बांट दिया गया था। नेक्स्ट रहेगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ऑल्सो फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़। तो पहले ऐसे व्यक्ति जो कि इंडियन ओरिजिन के थे और पहले एशियन
जिन्हें मिला है नोबेल प्राइज़ ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें फ्रेंड्स दिया गया था नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर कब 1913 में। नेक्स्ट, हुज बर्थडे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है ना, ये किसके बर्थडे को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी के बर्थडे को। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। It was established on 15th June 2007 according to United Nations General Assembly Resolution। तो UNGA के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था कब? 15 जून 2007 में। और इस दिन से जो है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जा रहा है गांधी जी के बर्थडे को। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज कालिदास सम्मान स्टैब्लिश्ड। तो कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया है? फ्रेंड्स, इसको स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1980 में। ठीक है, 1980 में इसको स्टैब्लिश किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास सम्मान कौन सा स्टेट देता है, तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना इस अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। और कालिदास सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है? तो देखिए, क्लासिकल डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, ओके, विजुअल आर्ट जो होता है, विजुअल आर्ट में दिया जाता है, थिएटर में दिया जाता है। तो ये कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें जो है कालिदास सम्मान दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन ऑस्कर्स एज वेल एज गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल म्यूजिक। देखिए, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए ऑस्कर के साथ साथ गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी जीता है? तो देखिए, यहाँ पे ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले जो व्यक्ति हैं ये हैं फ्रेंड्स आर रहमान। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ए आर रहमान हैज़ वन ऑस्कर्स, इन्हें ऑस्कर्स दिया गया था 2009 में। और इसके अलावा देखिए, इन्हें गोल्डन ग्लोब भी फ्रेंड्स 2009 में दिया गया था स्लम डॉग मिलीनियर के लिए। ठीक है, और ऑस्कर भी इन्हें स्लम डॉग मिलीनियर के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे दोनों अवार्ड इन्हें एक ही ईयर में दिया गया था फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल म्यूजिक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांसर्स वॉज रिवॉर्डेड विद पद्म विभूषण अवार्ड इन 2003। तो निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स पद्म विभूषण पुरस्कार 2003 में जो है ना ये दिया गया था सोनल मानसिंह को। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। देखिए, सोनल मानसिंह, इनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1944 को। फ्रेंड्स, ये इंडियन क्लासिकल डांसर थी, भरतनाट्यम और उड़ीसी डांसर से ये एसोसिएटेड थी। इन्हें फ्रेंड्स दिया गया था पद्म विभूषण 2003 में, और पद्म भूषण से भी इन्हें नवाजा गया है कब? 1992 में। और इसके अलावा फ्रेंड्स ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द राज्यसभा भी रह चुकी हैं। इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया था। पिक्चर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सोनल मानसिंह है। अगला क्वेश्चन, द ब्लू रेवोल्यूशन मेनली फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच प्रोडक्ट। तो नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित है? फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन की बात की जाए ना तो ये यहाँ पे फोकस करता है इन द इंक्रीज ऑफ फिश। ठीक है, एक्वाकल्चर, फिशरीज़, इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया गया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रेवोल्यूशन है। वाइट रेवोल्यूशन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए करा गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए। इस तरीके से काफ़ी सारे यहाँ पे कलर रेवोल्यूशंस हैं। तो ये कि सेपरेट टॉपिक है, बट हम इस सीरीज़ में जो है आपको सारे रेवोल्यूशंस आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है जो भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपको जो है कंटिन्यूसली इस सीरीज़ को बस अच्छे से देखना है। यहाँ पे हम हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का जो लेवल है अच्छा लग रहा है, आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका जो इलेक्शन है ये किया जाता है फॉर 5 ईयर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। इसके अलावा फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ और बातें यहाँ पे हम डिस्कस करें तो फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में जो है ना ये बताया गया है आर्टिकल 63 में। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ मैंशनड, तो ये आर्टिकल 63 में दिया गया है। इनका टेन्यूर जो होता है फ्रेंड्स 5 ईयर्स का होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, साथ में फ्रेंड्स इनको ओथ कौन दिलवाते हैं? तो यहाँ पे
वाइस प्रेसिडेंट का ओथ भी प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका अगला क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा इज़ ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा का यहाँ पे एक्स्ट्रा दूसरा कोई नाम आपको बताना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। थोड़ी देर पहले हमने वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस जब डिस्कस किया वहाँ पे हमने वॉशिंग सोडा भी डिस्कस किया था। आपको मैंने इसका केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला दोनों बताया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वॉशिंग सोडा, इसका जो केमिकल नेम है ये सोडियम कार्बोनेट है, केमिकल फॉर्मूला इसका Na2CO3 है। नेक्स्ट देखिए, विच सिटी ऑफ इंडिया इज़ नोन एज द एथेंस ऑफ ईस्ट। तो भारत का कौन सा शहर पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे मदुरई, इसे एथेंस ऑफ द ईस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? मदुरई इज कॉल्ड द एथेंस ऑफ ईस्ट ड्यू टू सिमिलैरिटीज विद एथेंस सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वाईगाई। मदुरई हैज़ द रिच कल्चरल हेरिटेज पास्ड ऑन फ्रॉम द ग्रेट तमिल एरा मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे जो यहाँ पे कल्चर जो है रिच कल्चर हेरिटेज जो है ये मदुरई में देखा जाता है। और इस सिटी की जो सिमिलैरिटी है ये एथेंस से है, इसीलिए द एथेंस ऑफ ईस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज़ पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए डांस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो पॉपुलर डांस फॉर्म है हिमाचल प्रदेश से ये है नाटी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। देखिए नाटी डांस फॉर्म ये हिमाचल प्रदेश से एसोसिएटेड है। हिमाचल के कुछ और डांस फॉर्म्स की बात करें तो आप देख सकते हैं छाम डांस, छाम, डांडरास, कुल्लू नाटी, लाहौली, लोसार शोना, चुकसाम, थोड़ा डांस, ये सारे जो डांस फॉर्म्स हैं ये हिमाचल प्रदेश से हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे लाहो देख रहे हैं, ये कहाँ का डांस फॉर्म है? मेघालय का है ये। रौफ कहाँ का है? ये जम्मू एंड कश्मीर का है। और थोड़ा फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और नाटी हमने बताया हिमाचल प्रदेश का है। तो ये डांस फॉर्म्स यहाँ पे आप याद रखें। हम सारे डांस फॉर्म्स को आगे आगे कवर करते चलेंगे, तो बस आप कंटिन्यू करिए ये सीरीज़ को देखना। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड। तो यहाँ पे 1923 में हुआ है फ्रेंड्स झंडा सत्याग्रह या फिर फ्लैग सत्याग्रह आप कह सकते हैं। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे हुआ था, किस सिटी में हुआ था। ये हुआ था फ्रेंड्स नागपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर है द फ्लैग सत्याग्रह ऑफ नागपुर विच वॉज इनिशिएटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जबलपुर अकर्ड ओवर सेवरल मंथ्स इन 1923। तो यहाँ पे देखिए नागपुर और जबलपुर में 1923 में जो है यहाँ पे फ्लैग सत्याग्रह किया गया था। और इसका इनिशिएशन किसने किया था? ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन इंडिया इज़ द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज कुरुवा। तो यहाँ पे स्लैश एंड बर्न इस एग्रीकल्चर फॉर्म को यहाँ पे आपको बताना है कि कुरुवा नाम से कहाँ पे किस स्टेट में जाना जाता है। तो यहाँ पे स्लैश एंड बर्न को कुरुवा के नाम से जाना जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट नेम्स हैं स्लैश एंड बर्न के जो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग हैं, ठीक है। तो देखिए इसको झूमिंग के नाम से असम, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड में कहा जाता है। पमलाव के नाम से ये मणिपुर में जाना जाता है। इसे दीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। दहिया या फिर बेवार कहा जाता है मध्य प्रदेश में। पोड़ू या फिर पेंडा कहा जाता है आंध्र प्रदेश में। पामादाबी, कुमान और ब्रिंगा कहा जाता है उड़ीसा में। कुमारा कहा जाता है वेस्टर्न घाट में। वाल्त्रे कहा जाता है राजस्थान में। और कुरुवा कहा जाता है झारखंड में। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं स्लैश एंड बर्न के जो डिफरेंट स्टेट्स या फिर डिफरेंट रीजन में अलग अलग हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विथ राइट टू एजुकेशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो राइट टू एजुकेशन फ्रेंड्स ये बताया गया है आर्टिकल 21A में। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ पॉजिटिव राइट टू हैव एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ इंडिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड और रिलीजन। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड और रिलीजन सभी बच्चों को जो है यहाँ पे राइट होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का। ये आर्टिकल 21A में बताया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, विच पोर्ट इज सेड टू बी डेवलप्ड एज द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट ऑफ इंडिया। तो इनमें से किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हल्दिया पोर्ट। देखिए फ्रेंड्स, हल्दिया हैज़ बिकम द फर्स्ट ग्रीन पोर्ट इन द कंट्री आफ्टर अ बायोडीजल डिस्पेंसिंग यूनिट वॉज इनॉग्रेटेड इन। तो यहाँ पे जो हल्दिया पोर्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स एक बायोडीजल डिस्पेंसिंग यूनिट बनाया गया है जिसके चलते ये यहाँ पे ये पहला ग्रीन पोर्ट बन गया है ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एल्गे इज रिफर्ड एज स्पेस एल्गे? तो इनमें से किस एल्गे या फिर शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो यहाँ पे स्पेस एल्गे कहा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरेला वल्गैरिस को। तो क्लोरेला ये जीनस का नाम है। देखिए जो बैक्टीरियाज के नेम होते हैं, एल्गेस के नेम होते हैं, यहाँ पे जो फर्स्ट नेम होता है ये जीनस होता है और जो सेकंड होता है ये उसका स्पीशीज़ बताता है। ठीक है, तो क्लोरेला के अंदर 13 स्पीशीज़ आते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्रीन एल्गे ही होते हैं और ये फ्रेंड्स गुड सोर्स ऑफ फूड होते हैं ह्यूमन के लिए स्पेस में, इसीलिए इसे स्पेस एल्गे कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फ्लूट प्लेयर? तो इनमें से कौन एक बांसुरी वादक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हरि प्रसाद चौरसिया ये एक फ्लूट प्लेयर है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें हरि प्रसाद चौरसिया जी की, तो इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1938 को, कहाँ पे? इलाहाबाद में। ठीक है, और इन्हें फ्रेंड्स यहाँ पे पद्म विभूषण से नवाजा गया है 2000 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके अलावा कुछ और फ्लूट प्लेयर्स की बात करें हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं एन लीला काफ़ी फेमस फ्लूट प्लेयर हैं। नेक्स्ट है पन्ना लाल घोष, एग्जाम्स में देखा जाता है काफ़ी बार ये क्वेश्चन। राजेंद्र प्रसाद ये भी काफ़ी फेमस यहाँ पे फ्लूट प्लेयर हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वी कुंजमणि। ठीक है, वी कुंजमणि ये भी एक फ्लूट प्लेयर है। तो डिफरेंट ये फ्लूट प्लेयर्स के नाम मैंने आपको बताए। इसके अलावा जो आप यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं, जाकिर हुसैन जी तो ये तबला प्लेयर हैं, शिव कुमार शर्मा ये संतूर प्लेयर हैं, और नेक्स्ट बात करें रविशंकर तो ये सितारिस्ट हैं। ठीक है, सितार प्लेयर हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे आता है फ्रेंड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज़ द अम्बुबाची मेला हेल्ड एवरी ईयर? तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो अम्बुबाची मेला फ्रेंड्स इसको मनाया जाता है असम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, असम में एक टेम्पल है जिसका नाम है कामाख्या टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे जो है हर साल अम्बुबाची मेला को हेल्ड किया जाता है और इसको हर साल किस महीने में देखा जाता है? जून के महीने में ये कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज़ द तारनेतार फेयर सेलिब्रेटेड एनुअली? तो तरनेतर मेला प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो हर साल तरनेतर मेला जो है ये देखा जाता है गुजरात में। देखिए, द एनुअल तरनेतर मेला दैट टेक्स प्लेसेस इन सुंदरनगर गुजरात। तो गुजरात के सुंदरनगर में से देखा जाता है। तरनेतर इज़ बेसिकली अ टिनी विलेज अबाउट 200 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद। दिस लिटिल हैमलेट कम्स अलाइव ड्यूरिंग द फेस्टिवल विथ पीपल हिटिंग द फेस्टिव मूड। तो यहाँ पे अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे ये मेला देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये कहाँ पे स्थित है? फ्रेंड्स ये लोकेटेड है असम में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन परमिसिबल अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम है मुद्रा योजना। आपको बताना है यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ लोन जो है मैक्सिमम दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन पीएम मुद्रा के अंदर जो है ना ये देखा जाता है 10 लाख का। तो यहाँ पे इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शिशु, किशोर, तरुण। ठीक है, तो यहाँ पे शिशु में क्या होता है, अप टू 50,000 का लोन प्रोवाइड किया जाता है। किशोर में जो है फ्रेंड्स 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और तरुण में जो है 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये 3 कैटेगरी हैं यहाँ पे जिस तरीके से लोन को डिसबर्स किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नीति आयोग व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन नीति? तो नीति आयोग में जो यहाँ पे टी है इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो फ्रेंड्स नीति आयोग में जो टी है इसका फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मिंग। तो मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। नीति आयोग इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ओके, इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। प्लानिंग कमीशन को हटा करके नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और फ्रेंड्स इसको जो है इसके जो चेयरपर्सन है ये कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। साथ में इसका एम क्या है? नीति आयोग का एम होता है टू फॉस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन देखा जाता है गवर्नमेंट का, इसका ये एम है। इसके चेयरपर्सन मैंने बताया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। आपका अगला क्वेश्चन, द टर्म चेरी पिकिंग इज़ यूज्ड इन विच स्पोर्ट? तो चेरी पिकिंग शब्द का प्रयोग इनमें से किस खेल में किया जाता है? फ्रेंड्स इस वर्ड का जो यूज़ है ना ये किया जाता है बास्केटबॉल में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। देखिए चेरी पिकिंग होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो चेरी पिकिंग इज़
इन बास्केटबॉल refers to play where one player does not play defense with the rest of the team but remains near the opponent's goal. तो यहाँ पे देखिए डिफेंस नहीं खेलते हैं जो ये जो प्लेयर होंगे। चेरी पिकिंग का मतलब ये होता है कि जो ऑपोजिट टीम है उसके गोल के पास ये रहते हैं। यहाँ पे ये डिफेंस देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो प्लेयर होगा ये चेरी पिकिंग कर रहा है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे प्लेयर्स हैं ये डिफेंस खेल रहे हैं, तो इस प्लेयर को हम जो ये है इसे हम चेरी पिकिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो चेरी पिकिंग वर्ड है ना डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी और यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल वाटर पोलो में भी चेरी पिकिंग वर्ड यूज़ किया जाता है। साथ में आइस हॉकी, इसमें भी चेरी पिकिंग वर्ड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये रहे हैं फ्रेंड्स जनरल बिपिन रावत। अगला क्वेश्चन, द प्रिट्जगर प्राइज इज़ एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। तो प्रिट्जगर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो किस क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पे प्रिट्जगर प्राइज़ को फ्रेंड्स दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आपका लास्ट क्वेश्चन भी है फ्रेंड्स ये। शोर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो शोर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे शोर टेम्पल ये लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में फ्रेंड्स ये शोर टेम्पल लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं विथ ऑल इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो उस क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके हमें यहाँ पे आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। तो अगर आपको पूरा फ्रेंड्स वीडियो क्लियर है, आपको हमारा यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इंडिया का कैपिटल दिल्ली किस ईयर में बना है ये आपको कमेंट करके बताना है। इसके साथ फ्रेंड्स मैंने आपको ये भी बताया था कि दिल्ली से पहले इंडिया का कैपिटल कौन सा था, तो ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ में एक और टेस्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द राइट ऑफ एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन ये किस आर्टिकल में बताया गया है, ये भी आपका टेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों टेस्ट क्वेश्चन हो गए, आंसर्स कमेंट करके बताएं। साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, यह है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो रिसेंटली जो है आपके लिए यहाँ पे मई का मंथली करंट अफेयर्स लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550 प्लस वन लाइनर एंड MCQ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज। इसके अलावा यहाँ पे आपको लास्ट 5 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है जैन टू मई ये भी मिल जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ईयरली पीडीएफ भी मिल जाएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो इनमें से कोई भी पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट से जाके परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।